Welcome to all in Modern Gurukula. Today we will discuss some important question of polity. So let's start. The question number 1 is, who is the chairman of the newly formed Niti Aayog replacing the Planning Commission? And option are Prime Minister, President, Home Minister, Finance Minister. See, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज नीति आयोग एंड व्हाट इज प्लानिंग कमीशन। सी, नीति आयोग है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। पहले आपका प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आपका नया बॉडी लाया गया है जिसको हम बोलते हैं आपका नीति आयोग। सी, कब से बना है आपका ये 1 जनवरी 2015 से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका न्यू दिल्ली में। और इसका एम क्या होता है, मेनली पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में ये आपका करता है सारा का सारा। और इसका चेयरमैन हमेशा कौन होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा आर्टिकल इसमें से अनटचेबिलिटी को बताता है। ऑप्शन आर आर्टिकल 42, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 17। सी, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके कवर करते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। तो उसी में आपका अनटचेबिलिटी भी एक आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, डी, दैट इज आर्टिकल 17। नेक्स्ट, who was the permanent president of the constitution assembly। अब आपसे पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इन चारों में से कौन सा परमानेंट मेंबर था, प्रेसिडेंट था। फर्स्ट ऑप्शन इज BN राव, नेक्स्ट डॉक्टर अंबेडकर, नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड लास्ट वन इज सच्चिदानंद सिन्हा। तो उसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सी, कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसमें आपका ये आपके 4 कमेटी के आपके वो भी थे मोर डिटेल, जैसे कि आप देखेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत रत्न भी मिला था इनको। प्रेसिडेंट थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, चेयरपर्सन भी थे ये आपके 4 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। कौन कौन सी असेंबली थी वो, कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपसे पूछा है कि कौन सा अमेंडमेंट आपका एंटी डिफेक्शन प्रोविजन को बताता है। तो सी, सबसे पहले यहाँ पे अमेंडमेंट का मतलब समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ें ऐड करते हैं, किसी चीज़ का एडिशन, उस वर्ड को हम बोलते हैं आपका अमेंडमेंट। तो सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब से आपका स्टार्ट हुआ था, 1950 से। तो सबसे पहला अमेंडमेंट आपका कब किया गया था, 1951 में। उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आपका कब किया गया, 1952 में, यानी कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट से। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, एडिशन, कुछ भी चीज़ ऐड करना। तो आपसे पूछा है कि कौन सा अमेंडमेंट आपका एंटी डिफेक्शन प्रोविजन है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 52 अमेंडमेंट। अब ये एंटी डिफेक्शन प्रोविजन क्या है, देखिए पहले डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई भी प्रोसीजर नहीं था। इस अमेंडमेंट के तहत ये चीज़ों को क्या किया गया, आपका ऐड किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या है आपका एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। तो करेक्ट आंसर इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा चीज़ें प्रियम्बल में नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रियम्बल का मतलब समझिए। प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे, ये प्रियम्बल यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। द करेक्ट आंसर इज आपका बी। नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। ऑप्शन आर तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश, डी। नेक्स्ट, द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज। सी, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पार्लियामेंट आपका 2 हाउसेस, पार्लियामेंट में आपके 2 हाउस होते हैं। द फर्स्ट वन इज राज्यसभा एंड सेकेंड वन इज लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा को हम बोलते हैं आपका अपर हाउस और लोकसभा को हम बोलते हैं आपका लोअर हाउस। टोटल नंबर कितने मेंबर होते हैं यहाँ पे, 545। यहाँ पे कितने आपके मैक्सिमम मेंबर यहाँ पे आपके हैं 250, नॉट मोर देन 250 एंड नॉट मोर देन 545। यहाँ पे राज्यसभा में आपके 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। यहाँ पे आपके सेलेक्ट होते हैं डिफरेंट स्टेट से। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द अपर हाउस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज नोन एज। अपर हाउस कौन सा होता है आपका, राज्यसभा, और लोअर हाउस कौन सा होता है आपका, लोकसभा।
तो द करेक्ट आंसर इज राज्यसभा. नेक्स्ट, विच इज द हाउस वेयर द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस. सी, जो यहाँ पे राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है वो उसको हम बोलते हैं आपका चेयरमैन. राज्यसभा का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं चेयरमैन, और लोकसभा का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं आपका स्पीकर. तो चेयरमैन कौन होता है आपका, देखिए जो आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है वो आपका क्या बन जाता है, जैसे जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होगा आपका वो ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है, और वो उस हाउस का मेंबर नहीं होता है. तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, राज्यसभा. नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड. अब यहाँ पे एक वर्ड का मतलब समझिए, इम्पीच. इम्पीच का मतलब होता है रिमूवल. कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड में इम्पीच का मतलब क्या होता है आपका, रिमूवल, किसी को हटाना, मतलब उसकी पोस्ट से हटाना, ये क्या कहलाता है आपका, इम्पीचमेंट. अब पूछ रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा आर्टिकल आपका प्रेसिडेंट को इम्पीच करता है. फर्स्ट ऑप्शन इज 356, नेक्स्ट 75, नेक्स्ट 76 एंड लास्ट वन इज 61. द करेक्ट आंसर इज 61. सी, अब कैसे इम्पीच करेंगे, देखो आपका किस किस से मिलके बनाया पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, और कौन होता है आपका उसमें, प्रेसिडेंट. तो कैसे कैसे इम्पीच किया जाता है, देखो लोकसभा से आपका इम्पीचमेंट चार्ज इनिशिएट होगा, उसके बाद यहाँ से मेजोरिटी से पास होगा. लोकसभा आपका क्या है, लोअर हाउस, तो लोअर हाउस से पास होगा तो कहाँ जाएगा आपका, अपर हाउस में. तो लोकसभा से पास होने के बाद किधर गया आपका, राज्यसभा में. राज्यसभा से भी अगर पास हो गया, दोनों की मेजोरिटी से पास हो गया, तो देन आपका क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा. नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर इन इंडिया लाइज इज. आपसे पूछा है कि ऑल पावर ऑफ इंडिया किसके हाथ में होती है. ऑप्शन आर पार्लियामेंट, लोकसभा, पीपुल एंड कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए हमारा सारे का कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है, सुप्रीम है, तो किसके हाथ में होगी सारी पावर, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में. अब कॉन्स्टिट्यूशन किस किस से मिलके बना है, गवर्नमेंट और किससे, पीपल से. गवर्नमेंट में देखिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं. लेजिस्लेटिव जो क्या करेगी, आपके रूल्स बनाएगी. जुडिशरी जो क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी लॉज को. एंड एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, जो आपकी इन्फोर्स करेगी. तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, द अथॉरिटी टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया रेस्ट विद. अब आपसे पूछ रहा है कि किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करने के लिए पावर किसके पास होती है. अब आप खुद सोचिए कि सुप्रीम कौन है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले आपका सुप्रीम कौन आता है, पार्लियामेंट. तो किसके पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट, तो सीधे आपका एलिमिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होती है. नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर. तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, डी, पार्लियामेंट. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस. अब आपसे पूछा है कि आज़ादी के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का. एंड ऑप्शन आर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद एंड सरदार पटेल. द करेक्ट आंसर इज सी, मौलाना आजाद. नेक्स्ट, रिस्ट कैन बी इशूड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय. अब सबसे पहले तो समझिए रिस्ट है क्या. रिस्ट आपका है फंडामेंटल राइट. टोटल आपके 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं. एंड द लास्ट वन इज, लास्ट फंडामेंटल राइट्स है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके अंदर आता है आपका रिस्ट. अब आपसे पूछ रहा है कि रिस्ट कौन इशू कर सकता है. फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकता, इनकरेक्ट. नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती है. फंडामेंटल राइट्स के लिए सारी की सारी पावर आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, कोर्ट के पास होती है. तो प्रेसिडेंट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन दे रखा है द सुप्रीम कोर्ट ओनली, बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज डिस्ट्रिक्ट स्टेट पे आपका हाई कोर्ट भी होता है. तो दोनों के पास आपकी पावर होती है, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. अब जो मैंने आपको बताया आर्टिकल फंडामेंटल राइट 6, उसके अंदर आपके ये और फंडामेंटल भी आते हैं. रिस्ट जो है आपके, ये हैं सारे रिस्ट. टोटल आपके 5 रिस्ट हैं. नाम आप लोग देख लेंगे, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरारी एंड क्यो वारंटो. ये आपके 5 डिफरेंट क्या है आपके रिट्स हैं. तो रिट्स याद रखना कौन इशू करता है आपका, बोथ सुप्रीम कोर्ट भी करेगा और हाई कोर्ट भी करेगा. तो करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करता है. सबसे पहले देखिए फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फिफ्थ इज कल्चर एंड एजुकेशन राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. जो रिस्ट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वो इसके अंदर आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. अब आपसे पूछा किसके लिए है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि किस में आएगा आपका, राइट टू इक्वालिटी.
रिलीजन में नहीं आएगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है राइट टू रिलीजन, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट दे रखा है राइट टू इक्वालिटी, नेक्स्ट द राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, द करेक्ट आंसर इज बी, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट, if the president is to resign from office, he should address his letter of resignation to। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर प्रेसिडेंट अपना ऑफिस छोड़ना चाहता है तो वो किसको रेजिग्नेशन लेटर देगा। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया आपका कौन होता है, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देना है तो ये किसको देगा, प्रेसिडेंट के नीचे आपका कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो किसको देगा प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन, हमेशा वाइस प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर इज इनकरेक्ट, ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, द वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सी प्राइम मिनिस्टर आपका गलत हो गया, द वाइस प्रेसिडेंट आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा लिखा है, ये स्पीकर जो होता है ना आपका, ये लोकसभा का हेड होता है, इसकी पावर लोकसभा में है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इसको रिजिग्नेशन लेटर नहीं देगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट जज होता है, तो इसको भी ये रेजिग्नेशन नहीं देगा, किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि लोकसभा का स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा। ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पे अब ऑप्शन देखिए, प्राइम मिनिस्टर का तो कोई लेना देना नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, प्रेसिडेंट भी एलिमिनेट। अब दो ऑप्शन आपके बचते हैं, स्पीकर के नीचे ऑब्वियसली कौन होगा आपका, डिप्यूटी स्पीकर। तो करेक्ट आंसर इज सी, डिप्यूटी स्पीकर। चेयरमैन तो आपका राज्यसभा में होता है, अपर हाउस में, तो लोअर हाउस वाला किसको रेजिग्नेशन देगा, लोअर हाउस के मेंबर को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ राइट डज द राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग। अब आपसे पूछ रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करता है, क्या है राइट टू प्रॉपर्टी। ऑप्शंस आर लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, लास्ट वन इज नेचुरल राइट। फंडामेंटल राइट्स तो हमने देखे पीछे 6 हैं, उसमें कहीं पे भी नहीं था राइट टू प्रॉपर्टी। द करेक्ट आंसर इज लीगल राइट। हाउ मच टाइम इट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फाइनलाइज होने में कितना टाइम लगा था। 2 years 11 month 18 days। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, सिटिंग अ सुप्रीम कोर्ट वॉज कलकत्ता इज अ पार्ट ऑफ। सबसे पहले आपसे इसमें पूछा है कि कलकत्ता किस में सुप्रीम कोर्ट आपका किस एक्ट के थ्रू बना था। द करेक्ट आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है पिट्स इंडिया एक्ट, नेक्स्ट दे रखा है चार्टर एक्ट, और लास्ट वन दे रखा है चार्टर एक्ट ऑफ 1893। द करेक्ट आंसर इसका आपका क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, देखिए अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को वो करने के लिए रूल एंड रेगुलेशंस लाना। तो पहले बहुत ज़्यादा बंगाल फेमाइन आ गया था, लोग भूखमरी से मर रहे थे, करप्शन हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके कुछ एक्ट लाए वो। तो जो सबसे पहला एक्ट लाए थे, एक्ट लाने का मतलब था कि उनको पूरे इंडिया में अपनी पावर को सेंट्रलाइज करनी थी। तो पहला स्टेप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था वो आपका इसी एक्ट में लिया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसके तहत उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट बनाया था, कहाँ पे आपका, कोलकाता में। तो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपसे पूछा है कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उस टाइम पे कितने आर्टिकल थे। द फर्स्ट इज 395, सेकेंड ऑप्शन 397, थर्ड ऑप्शन 403, लास्ट ऑप्शन 410। द करेक्ट आंसर इज 395। 395 तब थे जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और एट प्रेजेंट कितने आपके 470। नेक्स्ट, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु आर द अल्टीमेट सोवर्जन। अब आपसे पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अल्टीमेट सोवर्जन एट द लास्ट कौन होता है। द ऑप्शन आर इंडियन पीपल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इलेक्टेड लीडर ऑफ इंडिया। अब बताइए आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किससे बना है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कंट्री ना, तो यानी कि अल्टीमेट पावर यानी कि किसके पास होगी आपकी, इंडियन पीपल्स के पास। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इज प्रोटेक्टेड बाय। अब कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम लॉ को प्रोटेक्ट कौन करेगा। ऑप्शन है आपके द सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। द करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखिए, कुछ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं और कुछ आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है
जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई हैं, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं बनाई गई हैं, जो वॉलफेयर के लिए मेनली बनाई गई हैं। तो पहली बॉडी आपकी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाना। किस चीज़ के इलेक्शन करवाता है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन नहीं करवाएगा, पंचायत ये सब की नहीं करवाता, रेस्ट सारे इलेक्शन कमीशन करवा। नेक्स्ट प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हमने देखा अभी रिप्लेस करके आपका क्या कर दिया है, नीति आयोग। थर्ड ऑप्शन इज नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एंड लास्ट ऑप्शन इज इंटर स्टेट काउंसिल। अब इसमें से आपको बताना है कि नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। काउंसिल का मतलब ही क्या होता है? आपका सलाह देना। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेनली किस लिए बनाई गई है? ह्यूमन वेलफेयर की। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ गिवन बाय। कह रहा है कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है, ये आइडिया सबसे पहले इनमें से किस पर्सन ने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट ऑप्शन इज महात्मा गांधी, सेकेंड इज डॉक्टर BR अम्बेडकर, थर्ड इज जवाहरलाल नेहरू एंड लास्ट इज MN रॉय। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, MN रॉय। द लास्ट क्वेश्चन इज इन द राज्यसभा द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव। अब ध्यान से यहाँ पे एक बार फिर से रिकवर कर लेते हैं। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। लोकसभा का हेड स्पीकर, राज्यसभा का हेड चेयरमैन। अब आपसे पूछा है किस हाउस के बारे में पूछा है? राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है कि कितने पर्सन को वो अपॉइंट करता है, कितने को करता है? हमने पीछे देखा था 12। द करेक्ट आंसर इज डी। I hope you understand all the question very well. If you have any doubt, then please text me in the comment box, and all the very best.